हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं आपदा एवं सह अस्तित्व क्या है। ठीक है, तो कह रहा है कि बाढ़, सुखाड़, चक्रवात, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, हिमस्खलन, आप लोगों ने प्राकृतिक आपदाओं के बारे में स्वाभाविक ही सुना होगा। इसे रोका नहीं जा सकता है। प्राकृतिक आपदा को हम किसी भी कारण से रोक नहीं सकते क्योंकि उतनी क्षमता हम लोगों में नहीं है, लेकिन मुकाबले के लिए हम सदैव तैयार होते हैं। आपदा से पूर्व की तैयारी आपदा को कम कर देती है। यानी कोई भी चीज़ का अगर अनुमान पहले लग जाए कि हाँ भूकंप आने वाली है, ज्वालामुखी फटने वाला है, अत्यधिक बाढ़ आने वाली है, वर्षा तेज होने वाली है, तो हम लोग पहले ही उसके लिए सिक्योर हो जाते हैं और वैसी तैयारी हम लोग कर लेते हैं। तो उस आपदा का प्रभाव हमारे ऊपर कम होता है। अकस्मात आता है तो ज़्यादा लोग जान माल का नुकसान होता है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया सकता। ये प्रकृति का प्रकोप है, कहीं भी कभी भी आ सकती है। इसमें पहला कह रहा है भूकंप। कह रहा है कि भूकंप एक बहुत बड़ी और अत्यंत विनाशकारी आपदा है। भूकंप आने से क्षण भर में बहुत बर्बादी हो जाती है। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कितनी बर्बादी हो सकती है। इसका पूर्वानुमान अगर लग जाए तो इंसान सतर्क हो जाए और सरकार प्रशासन इसके लिए व्यवस्था कर सकती है। एक आंकड़ा दिया हुआ है कि 26 जनवरी 2001 ईस्वी में भुज में 6.9 की तीव्रता से भूकंप आया था और राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 1300 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। 1.67 लाख लोग जख्मी हुए थे। 21 जिलों में 1.97 करोड़ रुपए की क्षति हुई थी। लगभग 2.20 लाख पक्के एवं कच्चे मकान और 14,000 झोपड़ियां नष्ट हो गई थी। लगभग 7.33 लाख पक्के और कच्चे मकान और 31,000 झोपड़ियां आंशिक रूप से यानी हल्का हल्का क्षति हुई थी। तो देखिए ये सिर्फ 6.9 की तीव्रता का भूकंप था तो इतना क्षति किया था। अगर इससे ज्यादा होता तो और ज्यादा क्षति करता। जापान और अमेरिका में भूकंप बराबर आता है। यानी जापान और अमेरिका में क्या होता है, भूकंप बराबर आता है। इसलिए वहाँ के लोग भूकंप रोधी घर बनाते हैं ताकि भूकंप आने से पहले मतलब भूकंप आने के बाद उतनी क्षति न हो और वो हमेशा भूकंप से निपटने को तैयार होते हैं। उनके पास सारी तकनीकी और सारी जानकारी होती है कि हमें किस तरीके से बचना है। कह रहा है कि भूकंप रोधी बनाने के लिए, इसको क्षति को कम करने के लिए कुछ प्रमुख पहलू है। कैसे क्या है, भवन को आयताकार होना चाहिए, नक्शा साधारण होना चाहिए। कह रहा है कि लंबी दीवार के सहारे ईंट, पत्थर, कंक्रीट तथा कलम होना चाहिए, यानी पिलर जो हम लोग बोलते हैं वो होना चाहिए। जहां तक हो सके एल, टी, यू तथा एक्स आकार के भवन छोटे आयताकार में बांटकर बनाना चाहिए और बीच में खाली जगह छोड़ देना चाहिए। नींव को मजबूत भूकंप अवरोधी बनाना चाहिए, यानी जो नीचे हम लोग दबा देते हैं वो मजबूत होना चाहिए, उसमें पिलर के साथ होना चाहिए। निर्माण के पूर्व करा के स्थान विशेष पर मिट्टी तथा वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद नींव और निर्माण करना चाहिए। पहले मिट्टी की जांच करवा लेनी चाहिए। दरवाजे एवं खिड़की स्थित भूकंप अवरोधी होना चाहिए। लोहे और कंक्रीट बालू उत्पन्न भार एवं भवन की रचना के अनुसार समुचित अनुपात में तकनीकी के दृष्टिकोण से सुरक्षा संचार का निर्माण करना चाहिए। गलियों एवं सड़कों में चौड़ा होना चाहिए और दो भवनों के बीच में पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। यानी जो गली और सड़क हम लोग निर्माण करते हैं वो चौड़ा होना चाहिए और दो भवन के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए। ये भूकंप रोधी मकान बनाने का तरीका है। अब देखते हैं हम लोग भूस्खलन। भूस्खलन कह रहा है कि 5 रूप है। पहला कह रहा है कि बारिश होने के कारण मिट्टी का कटाव और कचरे नीचे चल जाते हैं। दूसरा कह रहा है कंकर पत्थर का खिसकना। तीसरा कह रहा है कंकर पत्थर का गिरना। चौथा कह रहा है चट्टान का खिसकना और पांचवा कह रहा है चट्टान का गिरना। इससे कारण मार्ग में पड़ने वाले सभी चीजें बर्बाद हो जाती है। अगर चट्टान गिरता है या फिसलता है या फिर मिट्टी कटती है तो उसमें रहने वाली चीज या उसके ऊपर वाली चीज सभी क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं और पेड़ पौधे मनुष्य सभी की क्षति होती है। परिणाम स्वरूप करा परिवहन भी बाधित हो जाता है और आपदा के लिए निम्नलिखित तत्वों की आवश्यकता है। यानी भूस्खलन को रोकने की आवश्यकता। करा कि मिट्टी के प्राकृतिक अनुरूप से उपयुक्त नींव बनाना। यानी कह रहा है कि जैसी नींव चाहिए उस मिट्टी को वैसा नींव वहां देना। ढला हुआ स्थान पर आवासों का निर्माण न करना। सामान्य में वैकल्पिक संचार प्रणाली की सुविधा व्यवस्था करना। वनस्पति विहीन ऊपरी ढालों के उपयुक्त वृक्ष प्रजातियों को सघन रोपना। यानी जो पहाड़ वगैरह है वहां पे वैसे पेड़ पौधों को लगाना जो कि जड़ मजबूत हो और उसको मजबूती से वो पकड़ के रखे। सड़कों, नहरों, सिंचाई के क्रम में पूरी बातों का ध्यान रखना। प्राकृतिक जल की निकासी और उधर ना हो। भूस्खलन को रोकने के लिए दीवार का निर्माण करना। बारिश के पानी एवं झरने के प्रवेश सहित भूस्खलन को काबू करने के लिए समांत जल नियंत्रण केंद्र बनाना। फिर कह रहा है कि भूमि के नीचे खिसकना, छिड़काव के लिए पाइपलाइन और केबल का प्रयोग करना और भूस्खलन के दबाव को कम करना। कम से कम 1 इंच की गहराई को मतलब वैसा घास लगाना। लकड़ी को छालना एवं पेड़ों की छाल
इत्यादि वृक्षों के क्षेत्र से प्रयोग करके ढाल को क्या कर देना, बांध देना। जहाँ से मिट्टी की ढाल ये कटाव होती है तो वहाँ पे ऐसे चीज़ों की व्यवस्था करना। फिर कह रहा है कि खारी ढलानों के तलों में मकानों के मालिक जो होते हैं, यानी जो ढलाव पे अपना जमीन पर घर बनाते हैं, उन मालिकों को कुछ स्थितियों को अवरोध, जल ग्रहण की क्षति का निर्माण करना, छोटे छोटे भूस्खलन को रोकना और भवन का डिजाइन और निर्माण भूस्खलन रोधी के आकार पे करना। यानी जो ढलानों पर घर बनाते हैं तो उनको इस तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए ताकि हमारा मकान और घर क्षतिग्रस्त न हो, पानी के बहाव को हम रोक सकें। अब है सुनामी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 ईस्वी के बाद कह रहा है कि आप भली भांति समझ गए हो कि सुनामी कितनी विनाशकारी है। कुछ क्षण में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर कहर बरपाया। सुनामी से जान माल की बड़ी क्षति हुई, जिससे तटीय क्षेत्रों में खेतों को क्या कर दिया, बंजर बना दिया और स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हुई। बंदरगाहों और तटीय नगरों को भी क्षतिग्रस्त किया। तो 26 जनवरी 2004 को एक भूकंप सुनामी ऐसा आया जो दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों को बहुत ही क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। बहुत लोग की जान हो गई। सुनामी को ना तो रोक सकते हैं और ना इसके प्रभाव से बच सकते हैं, किंतु इसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। अगर पहले जान जाते हैं तो इसके प्रभाव को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जहां सुनामी की लहरें प्रायः आती है वहां पे तटीय भागों की अपेक्षा दूर पे जाके बसने के लिए, रहने के लिए प्रोत्साहन किया जाए। समुद्र तट के भाग को सघन वृक्षारोपण और सुनामी लहरों को रोकने के लिए पेड़ पौधे वहां पे लगाने चाहिए। नगरों एवं पंतों को कंक्रीट और रुद्ध निर्माण करना चाहिए, यानी जो बॉर्डर उसका होता है, जैसे बांध हम लोग बनाते हैं वैसे कंक्रीट से बना के रखना चाहिए। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण भूकंप और सुनामी लहरों के न्यूनतम क्षेत्र में करना चाहिए, जहाँ कम होते हैं वहां पे करनी चाहिए। फिर ऊंची बांधों से सुरक्षित करना चाहिए। सुनामी की आशंका वाले तटीय क्षेत्रों से मकान ऊंचे स्थानों पर करीबन 100 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। सुनामी मीटर यानी जिससे मतलब मापा जाता है समुद्र तल में होने वाले हलचल को सतत प्रयास में वो सुनामी रिकॉर्ड सेंटर को स्थापित करता है। यानी जो समुद्र के अंदर हलचल होती है तो सुनामी रिकॉर्ड सेंटर जो होता है, जो कि समुद्र किनारे बनाया जाता है, वो आपको बताता है। उपग्रह प्रौद्योगिकी के माध्यम से चेतावनी देना, संचार के विभिन्न माध्यमों से लोगों तक की जानकारी को पहुंचाना। देखते हैं पहले ही मौसम विभाग बताता है कि हाँ समुद्र में तूफान आने वाला है, सभी मछुआरे या आसपास के लोग वहां से जगह खाली करके अलग हट जाते हैं, उन्हें पहले ही जानकारी हो जाती है। अब बाढ़ देखते हैं तो बाढ़ कह रहा है कि विनाशकारी आपदा से होने वाली तबाही को आप जान ही सकते हैं कितना बाढ़ अधिक क्षतिग्रस्त करता है और मौसम का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। कहा है कि आजकल आपदा के सूचना से लोगों को मिल जाती है, आज आपदा होने से पहले ही लोगों को सूचना मिल जाती है और इसे राहत पाने के लिए जोखिम कम हो जाता है, यानी इसको राहत अच्छा से मिल जाता है और जोखिम कम हो जाता है, यानी इसकी क्षति जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। इन क्षेत्रों में बड़ा विकास योजना की अनुमति देने से पूर्व बाढ़ के बचाव का निर्धारण कर दिया जाता है। आवास को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर चुनाव किया जाता है। भवनों का निर्माण कंक्रीट एवं खंभों यानी पिलर पर किया जाता है। साथ ही इसके नींव के चारों ओर रेत की बोरियां लगाई दी जाती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वनों का विकास के लिए प्रमुख रूप से प्रधानता है, क्योंकि क्या करता है, वृक्ष रोकने का काम करता है, जल के प्रभाव को मृदा क्षय पर नियंत्रण करता है और पशु चारे के लिए भी उपलब्ध होता है। नला नली का विस्तार किया जाता है और जल्द से पानी निकलने के लिए व्यवस्था की जाती है और सिंचाई की भी उस सुविधा में ध्यान दिया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में कह रहा है कि नदियों में बांध बनाकर जलाशयों के पृष्ठ को बल दिया जाता है और जल को नियंत्रण जल्दी निकल जाए वैसे ढलानू जगह बनाना चाहिए और साफ करके बाढ़ की समस्या को कम किया जाता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नहरों का जाल बिछा होता है ताकि जो भी पानी वगैरह है उसको सिंचाई के माध्यम से हम सिंचाई के लिए एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं। बाढ़ के बचाव के लिए रिंग बांध की सहायता से नदियों की धाराओं को सुधार करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है। करा कि बाढ़ से काफी फसलों के नुकसान होती है। हरे भरे पौधे, खेत खलिहान सभी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे की प्रजातियां नष्ट हो जाती है। जनजीवन को तो नुकसान होता ही है। करा उत्तरी बिहार के कुछ जिलों में किसान धान की ऐसी प्रजाति उगाते हैं जो जलमग्न होने पर भी पैदा हो जाती है, यानी जल ज्यादा भी लग जाता है तो पैदा हो जाती है, यानी बर्बाद नहीं होती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थानों पर खदान बैंक भी बनाए जाते हैं, उसका विकास किया गया है। करा 1954 ईस्वी में भारतीय सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के 3 आयाम निर्धारित किए, जिसमें कह रहा है कि त्वरित, अल्प त्वरित और दीर्घ त्वरित, यानी तुरंत भर में समाधान, थोड़ा देरी से और लॉन्ग देरी तक, ठीक है, कार्रवाई करके इस समस्या का निर्धारण प्राथमिकता
स्थान दिया गया है। अब सुखाड़ के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो सुखाड़ कह रहा है कि एक अचानक नहीं होती, इसका संकेत पहले से ही हो जाता है। सुखाड़ का 3 कारण है। पहला है सामान्य सुखाड़, दूसरा कृषि सुखाड़, तीसरा है मौसमी सुखाड़। यानी सुखाड़ तुरंत नहीं होता है, सुखाड़ को समय लगता है और वो पहले से ही सूचित करता है कि सुखाड़ होने वाला है, क्योंकि वैसी मतलब जमीन के अंदर जल का लेयर चल जाता है या मौसम वैसा हो जाता है जो कि किसी किसान के लिए खतरनाक है। सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है जो कि जल संसाधन के वैज्ञानिक विकास और प्रबंधन की समस्या से उत्पन्न होता है और मिट्टी की नमी समाप्त हो जाती है, प्राणियों की जान चली जाती है और जल का विकास करने के लिए योजना द्वारा सरकार विकास कर रही है। नल जल योजना देखिए वही है, लेकिन इसमें तो क्या है, फायदा कम है, नुकसान ज़्यादा है, पानी की बर्बादी ज़्यादा है। अब जल विभाजन क्षेत्र है। जल विभाजन क्षेत्र हम लोग देख लेते हैं।